मोदी ने भाई बहन समेत पूरे कांग्रेस को घेरा, यहां पर गड़े मुर्दे उखाड़े और जमकर लताड़ा। जो विपक्ष संविधान के बहाने अपनी सियासत चमकाने की कोशिश में था, वो खुद ही सेल्फ गोल कर बैठा। लेकिन नेहरू से लेकर आपातकाल तक कांग्रेस को पीएम मोदी ने हर मोर्चे पर यहां घेरा। आमतौर पर संविधान लेकर घूमने वाले एलओपी राहुल गांधी सदन में इस बार मनुस्मृति लेकर पहुंच गए और कहा कि हम संविधान को मानते हैं, बीजेपी वाले मनुस्मृति के हिसाब से चलते हैं। खैर, पीएम मोदी ने इसका भी बड़ा करारा जवाब दिया। आगे आपको सब दिखाएंगे। विपक्ष के सभी आरोपों पर पीएम मोदी का सिलसिलेवार क्या पलटवार रहा, वो आपको दिखाएंगे। लेकिन शुरुआत इसी विषय पर हमारी एक खास रिपोर्ट के साथ। 1951 में इन्होंने ऑर्डिनेंस लाकर, जिसको हम पूरे देश भर में रिप्लिका कर सरेंडर हथियारी युवाओं को पुनः प्रस्तापित समाज में करने का एक नया पॉलिसी बनाएंगे और कुछ ही दिनों में पॉलिसी भी अच्छे तरीके से तैयार होकर सभी राज्यों को हम भेजेंगे। और इसके आधार पर भले 10 साल पहले समर्पण किया है, उसके जीवन को संवारने के लिए, इसके परिवार को मजबूत करने के लिए, आर्थिक रूप से उसको मजबूत करने के लिए भारत सरकार काम करेगी। मेरा आप सभी से अपील है कि अभी भी जो लोग हथियार लेकर नक्सलियों का साथ दे रहे हैं, उनको समझाइए। संपर्क है तो संदेश भेजिए कि मेन स्ट्रीम में आ जाइए, सरेंडर करिए। आज मैंने बस्तर ओलंपिक में ना चाहते, ओलंपिक लाने के लिए तो बहुत प्रयास कर ही रहे आए, साथ साथ 2025 से लेकर 36 तक मोदी का प्रहार, निशाने पर रहा परिवार, इसकी भी बात करेंगे और गृह मंत्री के कार्यक्रम पर भी निगाहें बनी रहेंगी। तो संविधान के बहाने विपक्ष एक बार फिर से अपनी सियासत चमकाने की कोशिश करता दिखाई दिया। तमाम बयान आपको दिखाएंगे। उसके बाद मोदी ने क्या जवाब दिया अपने 1 घंटे के 40 मिनट के भाषण में, वो भी आपको दिखाएंगे। सिलसिलेवार बयान देखिए। सबसे पहले इंडिया गठबंधन की विचारधारा है, वो देश में कॉन्स्टिट्यूशन लाई है। हम सब मिलकर कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा करते हैं। अंबेडकर जी ने कहा था, इफ देयर इज पॉलिटिकल इक्वालिटी बट नो सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी, पॉलिटिकल इक्वालिटी विल बी डिस्ट्रॉयड। ये अंबेडकर जी के शब्द हैं और आज ये बात सबके सामने है। पॉलिटिकल इक्वालिटी जो थी वो खत्म हो गई है। हिंदुस्तान के सारे इंस्टीट्यूशंस कैप्चर कर लिए गए हैं। सोशल इक्वालिटी नहीं रही, फाइनेंशियल इकोनॉमिक इक्वालिटी नहीं रही। इसीलिए हमारा अगला कदम जाति जनगणना होगा। हम देश को दिखाना चाहते हैं कि आपने किन लोगों का और कहां कहां अंगूठा काटा है। हम दलितों को, आदिवासियों को, पिछड़ों को, किसानों को, मजदूरों को दिखाना चाहते हैं कि आपने किस किस का अंगूठा काटा है। इसलिए जो मैंने वायदा किया था, इसी हाउस में यहां हम कास्ट सेंसस लागू करेंगे और उसके बाद हिंदुस्तान में एक नए तरीके का विकास होगा, एक नई तरीके की राजनीति होगी। के साथ साथ ये भी समझा है कि हमारा संविधान एक सुरक्षा कवच है, एक ऐसा सुरक्षा कवच है जो देशवासियों को सुरक्षित रखता है, न्याय का कवच है, एकता का कवच है और अभिव्यक्ति की आजादी का कवच है। दुख की बात यह है कि मेरे सत्ता पक्ष के साथी जो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, इन्होंने इन 10 सालों में यह सुरक्षा कवच, सत्ता पक्ष के मेरे साथियों ने ये सुरक्षा कवच तोड़ने का पूरा प्रयास किया है। संविधान में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का वादा है। ये वादा एक सुरक्षा कवच है
जिसको तोड़ने का काम शुरू हो चुका है। लैटरल एंट्री और निजीकरण के जरिए ये सरकार आरक्षण को कमजोर करने का काम कर रही है। संविधान के आज 75 वर्ष हो रहे हैं, लेकिन हमारे यहां तो 25 वर्ष का भी महत्व होता है, 50 वर्ष का भी महत्व होता है, 60 साल का भी महत्व होता है। जरा हम इतिहास की तरफ नजर करें कि संविधान यात्रा के इन महत्वपूर्ण पड़ाव का क्या हुआ था। जब देश संविधान के 25 वर्ष पूरे कर रहा था, उसी समय हमारे देश में संविधान को नोच लिया गया, इमरजेंसी आपातकाल लाया गया। संवैधानिक व्यवस्थाओं को समाप्त कर दिया गया, देश को जेल खाना बना दिया गया, नागरिकों के अधिकारों को लूट लिया गया, प्रेस की स्वतंत्रता को ताले लगा दिए गए। और कांग्रेस के माथे पर ये जो पाप है ना, वो कभी भी धुलने वाला नहीं है, कभी भी धुलने वाला। यह सब हिंदुत्व है। दुनिया में जब जब लोकतंत्र की चर्चा होगी, कांग्रेस के माथे का ये पाप कभी धुलने वाला नहीं है, क्योंकि लोकतंत्र का गला घोंट दिया गया था। भारत के संविधान निर्माताओं की तपस्या को मिट्टी में मिलाने की कोशिश की गई थी। 1952 के पहले राज्यसभा का भी गठन नहीं हुआ था, राज्यों में भी कोई चुनाव नहीं थे, जनता का कोई आदेश नहीं था। उसके बावजूद भी, और अभी तो संविधान निर्माताओं ने इतना मंथन करके संविधान बनाया था। 1951 में जबकि चुनी हुई सरकार नहीं थी, उन्होंने ऑर्डिनेंस करके संविधान को बदला और किया क्या? अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला कर दिया गया। और ये संविधान निर्माताओं का भी अपमान था, क्योंकि ऐसी बातें कोई संविधान सभा में नहीं आई होगी, ऐसा नहीं है, लेकिन वहां उनकी चली नहीं। तो बाद में जैसे ही मौका मिला, उन्होंने अभिव्यक्ति की आजादी को, उस पर उन्होंने हथौड़ा मार दिया। और ये संविधान निर्माताओं का घोर अपमान है। अपने मन की चीजें जो संविधान सभा के अंदर नहीं करवा पाए, उन्होंने पिछले दरवाजे से किया, और वो भी चुनी हुई सरकार के वो प्रधानमंत्री नहीं थे, उन्होंने पाप किया था। इतना ही नहीं, आदरणीय सभापति जी, उसी दौरान उस समय के प्रधानमंत्री पंडित नेहरू जी ने मुख्यमंत्रियों को एक चिट्ठी लिखी थी। उस चिट्ठी में उन्होंने लिखा था, नेहरू जी लिखते हैं, अगर संविधान हमारे, आगे नेहरू जी लिखते हैं, अगर संविधान हमारे रास्ते के बीच में आ जाए, ये नेहरू जी लिख रहे हैं, अगर संविधान हमारे रास्ते के बीच में आ जाए, आगे नेहरू जी कह रहे हैं, तो हर हाल में संविधान में परिवर्तन करना चाहिए। ये नेहरू जी ने मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी लिखी। और आदरणीय सभापति जी, ये भी देखिए, 1951 में ये पाप किया गया, लेकिन देश चुप नहीं था। उस समय राष्ट्रपति
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने चेताया ये गलत हो रहा है। उस समय स्पीकर पद पर बैठे हुए हमारे स्पीकर महोदय ने भी पंडित जी को कहा गलत कर रहे हो। इतना ही नहीं, आचार्य कृपलानी जी, जयप्रकाश नारायण जैसे महान कांग्रेसी लोगों ने भी पंडित नेहरू ने कहा कि ये रोको, लेकिन पंडित जी का अपना संविधान चलता था और इसलिए उन्होंने इतने वरिष्ठ महानुभावों की सलाह मानी नहीं और उसे भी उन्होंने दरकिनार कर दिया। और आदरणीय सभापति जी, ये संविधान संशोधन करने का ऐसा खून कांग्रेस के मुंह लग गया कि समय समय पर वो संविधान का शिकार करती रही। ये खून मुंह पे लग गया। इतना ही नहीं, संविधान के स्पिरिट को लहू लहान करती रही। आदरणीय सभापति जी, ये परंपरा यहां नहीं रुकी। जो परंपरा नेहरू जी ने शुरू की थी, जिसको दूसरे प्रधानमंत्री जी इंदिरा जी ने आगे बढ़ाया, क्योंकि खून मुंह पे लग गया था और इसलिए राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री बने। उन्होंने संविधान को एक और गंभीर झटका दे दिया। सबको समानता, सबको समानता, सबको न्याय, उस भावना को चोट पहुंचाई। आदरणीय सभापति जी, आपको मालूम है सुप्रीम कोर्ट ने शाहबानो का जजमेंट दिया था। एक भारत की महिला को न्याय देने का काम संविधान की मर्यादा और स्पिरिट के आधार पर देश की सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। एक वृद्ध महिला को उसका हक मिला था सुप्रीम कोर्ट से, लेकिन उस समय के प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने शाहबानो की उस भावना को, सुप्रीम कोर्ट की उस भावना को नकार दिया और उन्होंने वोट बैंक की राजनीति के खातिर संविधान की भावना को बलि चढ़ा दिया और कट्टरपंथियों के सामने सर झुकाने का काम कर दिया। उन्होंने न्याय के लिए तड़प रही एक वृद्ध महिला को साथ देने के बजाय उन्होंने कट्टरपंथियों का साथ दिया। संसद में कानून बना करके सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को फिर एक बार पलट दिया गया। आदरणीय सभापति जी, बात वहां से नहीं अटकी है। नेहरू जी ने शुरू किया, इंदिरा जी ने आगे बढ़ाया और राजीव जी ने भी उसको ताकत दी, खाद पानी देने का काम किया। तो देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी और फिर राजीव गांधी तक हर एक मोर्चे पर प्रधानमंत्री मोदी ने जवाब दिया और हो गया कांग्रेस पार्टी का सेल्फ गोल। लेकिन संविधान पर चर्चा का वक्त था तो कांग्रेस ने भी खूब कोशिश की कि वो इसके बहाने अपनी सियासत चमका ले जाए, लेकिन सामने थे प्रधानमंत्री मोदी, जिन्होंने कह दिया कि इतिहास के पन्ने पलट कर देख लीजिए, सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस संविधान का इस्तेमाल सत्ता का सुख भोगते हुए ही दिखाई देगी। क्या क्या आरोप लगे कांग्रेस के तरफ से और क्या क्या पलटवार प्रधानमंत्री मोदी ने किए, वो भी आपको दिखाएंगे। कुछ और वार पलटवार कि समता और संपन्नता हो, लेकिन देश में अध्यक्ष महोदय 2014 के बाद विषमता जिस तेजी के साथ बढ़ी है उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है। 140 करोड़ में से 82 करोड़ सरकारी अन्न पर जिंदा हैं। अध्यक्ष महोदय, जो देश को ये कहते हो कि हम दुनिया की
सबसे तेज रफ्तार पे चलने वाली अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं। 3 पर पहुंच गए और ऊपर जाएंगे। मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि जब 82 करोड़ सरकारी अन्न पर जिंदा हैं और दूसरी तरफ देश की संपूर्ण संपत्ति के 2/3 हिस्से पर कुछ परिवारों का कब्जा है, अगर सरकार में ये बहादुरी और हिम्मत है तो इस 60% गरीबी के रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की पर कैपिटा इनकम क्या है? अगर आपकी अर्थव्यवस्था ऊंचाई पर जा रही है तो हमारे जो गरीब लोग हैं, जो 60% गरीब लोग हैं, उनकी पर कैपिटा इनकम क्या है? और जहां समय समय पर सरकार अपने आंकड़े देती है, कम से कम ये आंकड़े भी दे दे कि गरीबी रेखा पर जो नीचे रहने वाले लोग हैं उनकी पर कैपिटा इनकम क्या है। इससे स्पष्ट हो जाएगा कि 5% लोगों की पर कैपिटा इनकम क्या है। और हिंदुस्तान के हर गरीब व्यक्ति को हम ये कहना चाहते हैं, आपकी रक्षा कॉन्स्टिट्यूशन करता है और ये बीजेपी के लोग कॉन्स्टिट्यूशन पर 24 घंटा आक्रमण करते रहते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, sex or place of birth. The state shall not discriminate against any citizen on grounds only of religion, race, caste, sex, place of birth or any of them. Some days back, youngsters from Sambal came to see me. Innocent people, they had done nothing. They were just, वो बस पास में थे, 5 लोगों को गोली मार के हत्या कर दी। ये कहां लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन में? ये कहां लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन में? तो लिखा है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑफ ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन। और जहां भी आप जाते हो, एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाते हो, नफरत फैलाते हो। कहां लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन में? कहां लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन में कि एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाना है? कहां लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन में कि दलित परिवार को बंद करके अंदर रखना है और उनके अपराधियों को बाहर घूमने देना है? कौन से कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है? मुझे दिखाइए। स्पीकर सर, हमने हमारी जो विचारधारा है, इंडिया गठबंधन की विचारधारा है, वो देश में कॉन्स्टिट्यूशन लाई है। हम सब मिलकर कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा करते हैं। अंबेडकर जी ने कहा था, इफ देयर इज पॉलिटिकल इक्वालिटी बट नो सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी, political equality will be destroyed. ये अंबेडकर जी के शब्द हैं और आज ये बात सबके सामने है। पॉलिटिकल इक्वालिटी जो थी वो खत्म हो गई है। हिंदुस्तान के सारे इंस्टीट्यूशंस कैप्चर कर लिए गए हैं। सोशल इक्वालिटी नहीं रही, फाइनेंशियल इकोनॉमिक इक्वालिटी नहीं रही। इसीलिए हमारा अगला कदम जाति जनगणना होगा। हम देश को दिखाना चाहते हैं कि आपने किन लोगों का और कहां-कहां अंगूठा काटा है। हमारे देश के करोड़ों देशवासियों के संघर्ष में, अपने अधिकारों की पहचान में, इनकी कठिन से कठिन परिस्थितियों से लड़ने की अपार हिम्मत में और देश से न्याय की अपेक्षा में हमारे संविधान की ज्योत जल रही है। मैंने हमारे संविधान की ज्योत को जलते हुए देखा है और इसके साथ साथ ये भी समझा है कि हमारा संविधान एक सुरक्षा कवच है। एक ऐसा सुरक्षा कवच है जो देशवासियों को सुरक्षित रखता है, न्याय का कवच है, एकता का कवच है और अभिव्यक्ति की आज़ादी का कवच है। दुख की बात यह है कि मेरे सत्ता पक्ष के साथी जो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, इन्होंने
इन 10 सालों में ये सुरक्षा कवच सत्ता पक्ष के मेरे साथियों ने ये सुरक्षा कवच तोड़ने का पूरा प्रयास किया है। संविधान में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का वादा है। ये वादा एक सुरक्षा कवच है जिसको तोड़ने का काम शुरू हो चुका है। लैटरल एंट्री और निजीकरण के जरिए ये सरकार आरक्षण को कमजोर करने का काम कर रही है। अगर लोकसभा में ये नतीजे नहीं आए होते तो ये संविधान बदलने का काम भी शुरू कर लेते। करीब 6 दशक में 75 बार संविधान बदला गया। आदरणीय सभापति जी, जो बीज देश के पहले प्रधानमंत्री जी ने बोया था, उस बीज को खाद पानी देने का काम एक और प्रधानमंत्री ने किया। उनका नाम था श्रीमती इंदिरा गांधी। जो पाप पहले प्रधानमंत्री करके गए और जो खून लग गया था 1971 में, सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया था। उस सुप्रीम कोर्ट के फैसले को संविधान बदल करके पलट दिया गया और 71 में यह संविधान संशोधन किया गया था। और क्या था? उन्होंने हमारे देश की अदालत के पंख काट दिए थे और यहां पर तो किया था कि संसद संविधान के किसी भी आर्टिकल में जो मर्जी पड़े वो कर सकती है और अदालत उसकी तरफ देख भी नहीं सकती है। अदालत के सारे अधिकारों को छीन लिया गया था। ये पाप 1971 में उस समय की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने किया था। और इस परिवर्तन ने इंदिरा जी की सरकार को मौलिक अधिकारों को छीनने का और न्यायपालिका पर नियंत्रण करने का अधिकार दिया, सक्षम बना दिया था। आदरणीय सभापति जी, एक गलत और विषय, ये तरीका ठीक नहीं। आपके नेता ने बोला, आपने बोला दोबारा बात मत करो। इसकी भी मैं चर्चा करना चाहता हूं और वो ज्वलंत विषय समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड। ये विषय भी संविधान सभा के ध्यान बाहर नहीं था। संविधान सभा ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के लंबी चर्चा की, गहन चर्चा की और उन्होंने बहस के बाद निर्णय किया कि अच्छा होगा कि जो भी सरकार चुन करके आए वो उसका निर्णय करे और देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करे। ये संविधान सभा का आदेश था। और बाबा साहब आंबेडकर ने कहा था, जो लोग संविधान को समझते नहीं है, देश को समझते नहीं है, सत्ता भूख सेवा कुछ पड़ा नहीं है, उनको पता नहीं है बाबा साहब ने क्या कहा था। बाबा साहब ने कहा था, धार्मिक आधार पर बने। ये मैं बाबा साहब की बात कर रहा हूं, इतना वीडियो कट करके घुमाना मत। आदरणीय सभापति जी, बाबा साहब ने कहा था, धार्मिक आधार पर बने पर्सनल लॉ को खत्म करने की बाबा साहब ने जोरदार वकालत की थी। उस समय के सदस्य के.एम. मुंशी जी ने कहा था, समान नागरिक संहिता को
राष्ट्र की एकता और आधुनिकता के लिए अनिवार्य बताया था कामा मुंशी जी ने। सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार कहा है कि देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड जल्द से जल्द लाना चाहिए। सरकारों को आदेश दिए हैं सुप्रीम कोर्ट ने, और उसी संविधान की भावना को ध्यान में रखते हुए, संविधान निर्माताओं की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए हम पूरी ताकत से लगे हुए हैं सेक्युलर सिविल कोड के लिए। और आज कांग्रेस के लोग संविधान निर्माताओं की भावना का भी, सुप्रीम कोर्ट की भावना का भी अनादर कर रहे हैं, क्योंकि उनकी राजनीति को सूट नहीं करता है। उनके लिए संविधान वो पवित्र ग्रंथ नहीं है, उनके लिए एक हथियार है राजनीति का। हमारे कांग्रेस के साथियों को एक शब्द बहुत प्रिय है, मैं आज उस शब्द का उपयोग करना चाहता हूं, और उनका सबसे प्रिय शब्द जिसके बिना वो जी नहीं सकते, वो शब्द है जुमला। कांग्रेस के हमारे साथी, उनको दिन रात जुमला, लेकिन इस देश को पता है हिंदुस्तान में अगर सबसे बड़ा जुमला कोई था और वो 4 पीढ़ी ने चलाया, वो जुमला था गरीबी हटाओ। ये ऐसा जुमला था, ये गरीबी हटाओ ऐसा जुमला था, उनकी राजनीति की रोटी तो सिकती थी, लेकिन गरीब का हाल ठीक नहीं होता था। अच्छा होता दलगत भावनाओं से उठकर संविधान पर चर्चा होती, संविधान की शक्ति की बात होती, ताकि ये सब हमारी आने वाली पीढ़ी के काम आता। लेकिन कुछ लोग इससे ऊपर नहीं उठ पाते हैं, उनको अपना दुख प्रकट करने के लिए एक मौका चाहिए होता है, और अपनी विफलताओं को कुछ इस प्रकार से कांग्रेस ने सामने रखा। कुछ इस अंदाज में भी प्रधानमंत्री मोदी ने समूचे विपक्ष को घेरा और करा दिया उनका सेल्फ गोल। कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।